आज हम एक टाइम मशीन में बैठकर अम, लाखों साल पीछे जा रहे हैं। उस दौर में हाँ, उस दौर में जब भारत की जमीन पर हमारे सबसे पुराने पूर्वज अपने होने की पहली निशानियां छोड़ रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि इंसान औजार बनाने वाला प्राणी है। आज हम इसी एक लाइन के पीछे छुपी लाखों साल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम जानेंगे कि ये पहले भारतीय कौन थे, उनके औजार क्या सिर्फ पत्थर थे या उस जमाने की कह सकते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हाँ, और उनकी जिंदगी कैसी थी। जी, हम उनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि अफ्रीका से होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब मतलब पूरी मानवता एक ही परिवार का हिस्सा है जिसकी जड़ें अफ्रीका में हैं। अच्छा, वहां हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे हमारे शुरुआती पूर्वजों के जीवाश्म मिलते हैं। मतलब जो पूरी तरह इंसान भी नहीं थे, कुछ कुछ वानर जैसे। बिल्कुल, आधा नर आधा वानर कह सकते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन, जिसने पहली बार सोच समझकर पत्थर के औजार बनाए। ओके। फिर आया होमो इरेक्टस, जो सीधा खड़ा होकर चलता था और जिसने आग का इस्तेमाल शुरू किया, है ना। जी, आग जैसी क्रांतिकारी चीज पर काबू पाया। और आखिर में होमो सेपियंस यानी वाइज मैन, हम लोग। तो ये एक वैश्विक कहानी है और आज हम इसका इंडियन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो वैश्विक कहानी है, ये भारत की जमीन पर कब और कैसे पहुंची। भारत में इस कहानी के पहले पन्ने वो कहाँ लिखे गए। भारत में इसके जो शुरुआती संकेत हैं वो हमें उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं। शिवालिक से? हाँ, 1930 के दशक में G.E. लुइस नाम के एक रिसर्चर को वहां से कुछ जीवाश्म मिले जिन्हें रामापिथेकस और शिवापिथेकस नाम दिया गया। पर ये बहुत दूर के पूर्वज थे, सीधे तौर पे हमारे नहीं। असली कहानी का जो सबसे बड़ा सबूत हमें मिला वो मिला मध्य भारत में। आप नर्मदा घाटी की बात कर रहे हैं ना, नर्मदा वुमन की जो खोज हुई थी। बिल्कुल, 5 दिसंबर 1982 का दिन। ये तारीख भारतीय पुरातत्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? जियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया, वो नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नाम के गांव में सर्वे कर रहे थे और अचानक उन्हें एक इंसान की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा मिला। अरे वाह! और ये कोई आम खोज नहीं थी, ये भारत में मिला अब तक का सबसे पुराना, सबसे मुकम्मल मानव जीवाश्म था। इसे ही नर्मदा वुमन या वैज्ञानिक भाषा में होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कहा गया। नर्मदा वुमन, इस नाम में ही एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो ये थी कौन? मतलब इस खोपड़ी से हमें पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि ये खोपड़ी लगभग 30 साल की एक युवती की है जो आज से कोई 5 से 6 लाख साल पहले वहां रहते थे। 5 से 6 लाख साल? जी, ये खोज एक मील का पत्थर थी क्योंकि इसने साबित कर दिया कि होमो इरेक्टस यानी आग का इस्तेमाल करने वाला और बेहतर औजार बनाने वाला मानव भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद था। अच्छा, तो ये इकलौती खोज नहीं है? नहीं, बाद में पुणे की मूलामुथा नदी के पास और भीमबेटका से भी जबड़ों के हिस्से मिले हैं। हाँ। और तमिलनाडु के उदय से तो एक बच्चे की खोपड़ी भी मिली है। तो ये सब मिलकर उस धुंधली तस्वीर में रंग भरते हैं। तो अब हमारे पास इंसान का सबूत है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इंसान को इंसान बनाया, उसके औजार। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं थे बल्कि उस युग की तकनीक थी। सही कहा। ये उस दौरे आईफोन्स और लैपटॉप्स थे एक तरह से। क्या बेहतरीन एनालॉग है। और इसे समझने के लिए हमें उनकी मानसिकता को समझना होगा। सोचिए, आप एक पत्थर उठाते हैं, उसे दूसरे पत्थर से तोड़ते हैं। जो बड़ा हिस्सा आपके हाथ में रह गया वो है क्रोड यानी कोर। और जो छोटे टुकड़े टूटकर गिरे? और जो पतले धारदार टुकड़े टूटकर गिरे वो हैं शल्क यानी फ्लेक। अच्छा, इसे सेब छीलने जैसा समझ सकते हैं कि जो सेब हाथ में है वो क्रोड है और जो छिलके उतर रहे हैं वो शल्क है। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया समझाया। शुरुआती इंसान का पूरा ध्यान उसी सेब यानी क्रोड पर था। उसने नदी में घिसकर गोल हुए पत्थरों, जिन्हें पेबुल कहते हैं, को उठाया, उस पर एक तरफ से चोट करके धार बनाई और तैयार हो गया चॉपर। मतलब एक भारी भरकम काटने का औजार। जी, और अगर दोनों तरफ धार बना दी तो वो चॉपिंग टूल बन गया। ये टेक्नोलॉजी 1.0 थी। लेकिन असली गेम चेंजर तो हस्त कुठार यानी हैंड एक्स था, है ना। मैंने पढ़ा है कि ये उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ था। एकदम। हैंड एक्स सिर्फ एक बेहतर औजार नहीं था, वो सोच में एक क्रांति थी। सोच में क्रांति कैसे? देखिए, एक चॉपर बनाने के लिए आपको बस एक धार चाहिए, लेकिन एक सुडौल दोनों तरफ से तराशा हुआ नाशपाती के आकार का हैंड एक्स बनाने के लिए आपके दिमाग में पहले से एक 3D इमेज होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि पत्थर पर कहाँ, किस एंगल से और कितनी जोर से मारना है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ जरूरत के लिए औजार नहीं बना रहे थे, वे शायद योजना, डिजाइन और सुंदरता के बारे में भी सोच रहे थे। कमाल है, मतलब वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहे थे बल्कि एक आइडिया को शक्ल दे रहे थे। तो इस लंबे दौर को, जिसे पुरापाषाण काल कहते हैं, इतिहासकारों ने समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है: निम्न, मध्य और उच्च। जी चलिए निम्न पुरापाषाण काल से शुरू करते हैं, जहां ये हैंड एक्स स्टार परफॉर्मर था। बिल्कुल। निम्न पुरापाषाण काल जो सबसे लंबा दौर था, वो इसी हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग कल्चर का दौर था। ज्यादातर औजार क्वार्ट्जाइट नाम के एक सख्त पत्थर से बनते थे। ओके। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। उत्तर भारत में पंजाब की सोहन नदी घाटी में हमें भारी भरकम चॉपर चॉपिंग ज्यादा मिलते हैं। इसे सोहन संस्कृति कहा गया। और दक्षिण में वहां क्या था? दक्षिण में मद्रास के पास पल्लवरम जैसी जगहों पर हमें ज्यादा नफीस हैंड एक्सेस और क्लीवर मिलते हैं। क्लीवर एक तरह का चौड़े मुंह वाला कुल्हाड़ा होता था। इसे मद्रासी या एशुलियन संस्कृति कहा गया। तो क्या ये 2 अलग-अलग तरह के लोग थे? पहले यही सोचा जाता था, लेकिन अब लगता है कि ये शायद सिर्फ अलग-अलग जरूरतों या उस इलाके में मिलने वाले पत्थरों का नतीजा था। और सबसे मजेदार बात यह है कि राजस्थान में चौंतरा नाम की एक जगह है जहां ये दोनों औजार बनाने की परंपराएं आकर मिलती हैं। मतलब ये उस दौर का कोई ट्रेडिंग हब या मीटिंग पॉइंट रहा होगा? कह सकते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल में हमारे पास ये बड़े भारी भरकम वन साइज फिट्स ऑल टाइप के औजार थे। लेकिन इंसान तो हमेशा अपग्रेड चाहता है। जैसे हम पुराने नोकिया फोन से स्मार्टफोन पर आ गए, तो इस कहानी में अगला स्मार्टफोन मोमेंट क्या था? अगला स्मार्टफोन मोमेंट था मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ फोकस सेब से हटकर छिलकों पर आ गया। अच्छा। यानी अब बड़े क्रूड औजारों की जगह छोटे, हल्के और ज्यादा धारदार शल्क या फ्लेक से बने औजारों का दौर शुरू हुआ। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो अब वो ज्यादा कुशलता से काम कर रहे थे, एक ही पत्थर से कई औजार निकाल लेना। बिल्कुल। अब कारीगर पहले से योजना बनाता था कि उसे किस आकार का फ्लेक चाहिए और उसी हिसाब से क्रोड को तैयार करता था। इस एडवांस टेक्निक को लिवोल्वा तकनीक कहते हैं। और क्या सिर्फ औजार बनाने का तरीका बदला या कुछ और भी? पत्थर भी बदल गया। अब सख्त क्वार्ट्जाइट की जगह जैस्पर, चर्ट जैसे ज्यादा महीन दाने वाले पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा, जिनसे ज्यादा पैनी धार बनाई जा सकती थी। महाराष्ट्र का निवासा इस दौर का एक तरह से मॉडल साइट है। इसीलिए इसे निवासियन संस्कृति भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम छोटे, हल्के और ज्यादा स्पेशलाइज्ड औजारों के दौर में आ गए हैं। इसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ क्या क्रांतिकारी बदलाव हुआ? सबसे बड़ा बदलाव था होमो सेपियंस, यानी हमारे जैसे आधुनिक इंसानों का आगमन। हमारे पूर्वजों का? जी। और इनके साथ आया एक सांस्कृतिक विस्फोट। औजार अब और भी छोटे और विशेषीकृत हो गए। अब ब्लेड बनने लगे, लंबे, पतले और धारदार। साथ ही ब्यूरिन जैसे औजार आए। 1 मिनट, ब्यूरिन, ये क्या होता है? ब्यूरिन एक तरह की नुकीली छेनी होती थी जिससे हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी की जा सकती थी। नक्काशी। और आपने सांस्कृतिक विस्फोट भी कहा, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ औजारों से बढ़कर कुछ था? बहुत कुछ। इसका मतलब है कि पहली बार हमें कला और आस्था के इतने स्पष्ट सबूत मिलते हैं। कला उस जमाने में? हाँ, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में जो हजारों चित्र हैं, उनमें से कुछ सबसे पुराने चित्र इसी दौर के हैं। सोचिए, एक इंसान दिन भर शिकार और भोजन की जद्दोजहद के बाद मशाल की रोशनी में गुफा की दीवार पर अपने आसपास की दुनिया उकेर रहा है। ये तो खड़े कर देने वाली बात है। वो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि अपने होने का अर्थ तलाश रहा था। मतलब जिस दुनिया में हर पल जान का खतरा था, कोई इंसान वहां बैठकर कला बना रहा था। ये इंसान के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। और सिर्फ चित्र ही नहीं, महाराष्ट्र के पाटने नाम की जगह पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर की गई नक्काशी मिली है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर? जी, और उन्हीं छिलकों को काटकर बनाए गए मनके भी मिले हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने गहनों में से हो सकते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये पहचान थी, स्टेटस था, कला थी। और आस्था? क्या हमें पूजा पाठ या किसी तरह की धार्मिक भावना के भी संकेत मिलते हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में लोहदा नाला नाम की जगह से हड्डी से बनी एक छोटी सी मूर्ति मिली है जो एक स्त्री जैसी दिखती है। कई विद्वान इसे मातृ देवी की सबसे पुरानी मूर्ति मानते हैं। वाह। इसी तरह मध्य प्रदेश के बाघोर में एक गोल चबूतरा मिला है जिसके बीच में एक रंगीन त्रिकोण जैसा पत्थर रखा है। इसे भारत का सबसे पुराना पूजा स्थल माना जाता है।
और तकनीक के मामले में आंध्र प्रदेश की बिलासुरगम गुफाओं में भारत का सबसे पुराना चूल्हा मिला है। चूल्हा, ये तो बहुत बड़ी खोज है। जी, ये चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रहा होगा, ये तो उस दौर का लिविंग रूम रहा होगा। यहीं पूरा समूह आग के चारों ओर इकट्ठा होता होगा, कहानियां सुनाता होगा। और ठंड और जंगली जानवरों से खुद को बचाता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक चूल्हे की खोज एक घर की खोज है। तो अब इन सारे सुरागों को जोड़ते हैं, औजार, जीवाश्म, कला, चूल्हा। इन सब से हमें उस इंसान के जीवन के बारे में आखिर पता क्या चलता है? वो रहते कैसे थे? वो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि वो बड़े जानवरों के शिकार से ज्यादा पेड़ पौधों से मिलने वाले कंद मूल, फल और छोटी मोटी चीजों पर निर्भर थे। अच्छा। उनका समाज 20-40 लोगों के छोटे छोटे समूहों में बटा था, जिसे बैंड सोसाइटी कहते हैं। ये पूरी तरह घुमंतू थे, भोजन की तलाश में लगातार घूमते रहते थे। तो कोई गांव या शहर नहीं, कोई राजा या कोई मुखिया नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज पूरी तरह समानता पर आधारित था, संसाधन सबके होते थे, कोई निजी संपत्ति की धारणा नहीं थी। वे प्रकृति के उपभोक्ता थे, उत्पादक नहीं। यानी वो खेती या पशुपालन नहीं करते थे, बल्कि जो प्रकृति से मिलता था उसी पर जीते थे। तो जीवन काफी कठिन रहा होगा। बेहद कठिन था, लेकिन उसमें एक तरह की आजादी और समानता थी। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार हमारे सामने आया है, खासकर भारत में खोजों के संदर्भ में, रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। ये कौन थे? और ये उपाधि उन्हें बिल्कुल सही दी गई है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे। सोचिए, ये 1863 की बात है। भारत में ज्यादातर लोग पत्थरों को बस पत्थर समझते थे। सही बात है। उस जमाने में मद्रास के पास पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूस फुट को जमीन पर पड़ा एक पत्थर मिला, लेकिन उनकी पारखी नजर ने पहचान लिया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसे किसी इंसान ने तराश कर औजार बनाया है। वो एक हैंड एक्स था। तो ये भारत में खोजा गया पहला पाषाण युग का औजार था। जी हाँ, उस एक खोज ने रातों रात भारत को दुनिया के प्रागैतिहासिक नक्शे पर ला खड़ा किया। लेकिन फुट वहीं नहीं रुके। आपको अंदाजा लगाना होगा, वो किसी एयर कंडीशन लैब में नहीं बैठे थे। नहीं, बिल्कुल। वो 19वीं सदी के भारत की धूल और गर्मी में घोड़े पर या पैदल घूम घूमकर ऐसी जगहों की तलाश कर रहे थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 450 से ज्यादा प्रागैतिहासिक स्थल खोज निकाले। 450? ये तो बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। उन्होंने ही दक्षिण भारत के राख के टीलों को नव पाषाण काल के पशु बाड़ों से जोड़ा। उनका काम इतना विशाल है कि आज भी इस विषय पर कोई भी बात उनके जिक्र के बिना अधूरी है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने अफ्रीका से शुरू हुई मानव विकास की कहानी को भारत के नर्मदा तट तक पहुंचते देखा। हमने नर्मदा वुमन से मुलाकात की, जो भारत में हमारे पूर्वजों की सबसे पुरानी निशानी है। हमने ये भी देखा कि कैसे इंसान की सोच के साथ साथ उसके औजार भी विकसित हुए। भारी भरकम चॉपर से लेकर योजना बनाकर तैयार किए गए हैंड एक्स तक, और फिर मध्य पुरा पाषाण काल के हल्के फुल्के फ्लेक टूल से होते हुए उच्च पुरा पाषाण काल के स्पेशलाइज्ड ब्लेड और ब्यूरिन तक। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, ये मानव मस्तिष्क का विकास था। और शायद सबसे जरूरी बात, हमने देखा कि कैसे उच्च पुरा पाषाण काल में इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं सीखा, बल्कि अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं को शक्ल देना भी शुरू कर दिया। जी, भीमबेटका के चित्र, पाटने के मनके और लोहदाना लाल की मूर्ति इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। हमने देखा कि शुरुआती मानव का जीवन हर पल, हर दिन सिर्फ वजूद की लड़ाई थी। भोजन, सुरक्षा, मौसम की मार, सब कुछ। फिर भी उस संघर्ष के बीच में भीमबेटका की अंधेरी गुफा में चित्र बनाना, ठीक है। कतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी करना या हड्डी के टुकड़े को तराश कर एक मूर्ति गढ़ना, ये सब क्या बताता है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये बताता है कि इंसान सिर्फ एक जैविक प्राणी नहीं है। कठोरतम परिस्थितियों में भी कुछ रचने की, अपनी पहचान छोड़ने की और शायद इस ब्रह्मांड में अपने होने का अर्थ समझने की जो इच्छा है, वो उसके अंदर हमेशा से मौजूद रही है। वो रचनात्मकता की चिंगारी जो लाखों साल पहले जली थी, आज भी हम सब के अंदर उतनी ही जीवित है।